आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एटम हैज न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि वहां पर वो क्या बोल रहा था कि जो एटम होता है उसमें एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इट इज अ टाइम द एटम हैज न्यूक्लियस। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव, नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव इमिटिंग रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज h/2π। यहां पर सबसे सुटेबल आंसर क्या होगा, आप सोचो कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज h/2π नहीं होता, इट इज अ मल्टीपल ऑफ h/2π। इट इज अ मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, और मुझे पता है अगर मेरा इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो वो वहां से एनर्जी लॉस नहीं करता है, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव इमिटिंग रेडिएशन नहीं, इट इज नॉट लूज द एनर्जी, तो यहां से ये रेडिएशन भी इमिट नहीं करने वाला है, मतलब ऑप्शन बी भी रॉन्ग है और ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ बोर मॉडल द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, तो आप सोचो रेडियस जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन होता है आर एन का। ठीक है, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। आपसे कह रहा है थर्ड ऑर्बिट, मतलब आपको कह रहा है कि n इक्वल टू 3। ठीक है, जेड तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, जेड तो सेम ही रहने वाला है, तो अगर आप n इक्वल टू 3 ले लो, आप सोचो अगर मैं बात करूं R1/R3 की, तो आप कहोगे ये बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जेड और जेड तो हो जाने वाले कैंसिल आउट, तो यहां से जो आपका R3 आएगा वो 9 टाइम्स ऑफ R1 आएगा। ठीक है, मतलब 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जम्प इन सच अ वे दैट काइनेटिक एनर्जी चेंजेस x1 टू x/4। ठीक है, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, तो मुझे पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी x से x/4 चेंज हो रही है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी सोचो कहां से कहां चेंज होगी, आप कहोगे -2x से, ठीक है, कहां तक, माइनस का x/2। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे डेल्टा पीई की, तो आप उसको क्या बोलोगे, -x/2। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक चेंज है, और माइनस ऑफ -2x। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना आ जाने वाला है, माइनस का x/2 और प्लस कितना हो जाएगा 2x, तो ये आपके पास आ जाने वाला है 3x/2। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि विच स्टेट ऑफ Be3+ हैज द सेम ऑर्बिट रेडियस एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1, और हाइड्रोजन एटम है तो z इक्वल टू कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, इसके रेडियस को मैं बोल दे रहा हूं R1। ठीक है, और अगर आप Be3+ आयन के लिए बात करो तो यहाँ पर z इक्वल टू आपके लिए 4 है, n की वैल्यू आपको पता नहीं है, उसको फाइंड आउट करना है, और अगर इसके रेडियस को बोलो R2, तो ये कह रहा है कि R2 और R1 दोनों बराबर है। ठीक है, आप अगर इसको इक्वल टू R ले लो तो R2 भी आपका कितना होने वाला है, R ही होने वाला है, और जो रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं R1/R2 की, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1। ठीक है, R2 के लिए आपके लिए n कितना है पता नहीं, वही आपको फाइंड आउट करना है, और z कितना है 4, और R1 और R2 दोनों बराबर हैं, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, n स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। इसका मतलब यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, 2। कितनी आ जाने वाली है, 2, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ h मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फॉर अ प्रोटॉन टू हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ द वेलोसिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आपको पता है जो आपका वेवलेंथ होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ की अगर आप बात करो तो इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम टी।
ठीक है, इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम p। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो होगा आप कहोगे वो होगा मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन और डिवाइड बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो आपका मोमेंटम होगा वो होगा मास और मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर आप प्रोटॉन की बात करो तो आप लिखोगे मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन जो आपको चाहिए, ठीक है, जो आपको चाहिए। और इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने आपको दे रखा है कितना x, कितना दे रखा है x। और ये क्या कह रहा है कि आपको मास ऑफ प्रोटॉन बताना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो इसका मतलब कि मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो बराबर होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब जो आपको एक चीज यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो बराबर होता है 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब आप एक काम करो कि मास ऑफ प्रोटॉन को आप कितना पुट कर दो 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आपके पास वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन आ जाए कितना आ जाएगा x डिवाइड बाई 1840, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर बस आपको ये थोड़ा बहुत रिलेशन आप याद रखना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, खास करके इन तीन चीजों में, ठीक है। बाय द वे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n सेल ऑफ द Be3+ आयन। तो Be3+ आयन मतलब कि Z इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 4, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो Z इक्वल टू 4। n सेल का मतलब अगर आप देखो तो आप लिखते हो K L M फिर n, इसका मतलब यहाँ पर n इक्वल टू कितना है 4, कितना है 4, ठीक है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की तो देखो सबसे पहले आप एक याद रखना है, आप ऐसे मत लिख देना कभी कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, नहीं, ये आपकी जो टोटल एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये आप मत लिख देना, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या करो, आप निकालो एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ Be3+ आयन इन n सेल, ठीक है। अगर मैं n सेल में इसके एनर्जी की बात करूं तो आप कितना लिखोगे -13.6, ठीक है, इंटू Z स्क्वायर, तो Z कितना है 4 का स्क्वायर और डिवाइड बाई n स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इट इज द एनर्जी। तो यहां से ये बाय द वे कितना आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब मुझे रिलेशन पता है कि जो टोटल एनर्जी आपकी होती है वो बराबर होती है हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी के। इसका मतलब यहां से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। जैसे देखो इस एग्जांपल में कि अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, नहीं, इट इज द टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। वेलोसिटी या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वेलोसिटी जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई n, और अगर आप उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो इट इज नॉट द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z स्क्वायर, इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या है, रॉन्ग है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द स्पेक्ट्रम ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज का मतलब n1 इक्वल टू 2, ठीक है, एंड इफ n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द हाई एनर्जी लेवल इन द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो आपको पता है इट इज द n, जो आपका वेव नंबर होता है म्यू बार वो बराबर होता है RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो तो म्यू बार R और Z आपके पास हाइड्रोजन एटम है तो Z इक्वल टू हो गया 1, n1 की वैल्यू अगर बामर सीरीज है तो आप 2 रख दो और n2 की वैल्यू आपको पता नहीं है, लेट इज कॉल्ड n,
ठीक है, उसको आप क्या बोल दो, n बोल दो, क्योंकि हर एक ऑप्शन में उसने आपको n2 की वैल्यू n ही लेकर के दिया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखो तो ये कितना हो जाएगा म्यू बार, इट इज द n स्क्वायर। ठीक है, म्यू बार इक्वल टू कितना हो जाएगा r। ठीक है, यहाँ से अगर एलसीएम लो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ आपके पास हो जाएगा 2, सो इट इज अ 2 स्क्वायर नॉट 2, इट इज ऑल्सो द 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1/2 स्क्वायर ना, तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई आपके पास कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर आप यहां से देखो तो म्यू बार इक्वल टू आपके पास हो जाएगा r। ठीक है, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख दो n-2 और इंटू का n+2। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना है तो 4n स्क्वायर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर इनवर्स, इसका मतलब राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज m। ठीक है, और चार्ज कितना है e है, इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, देन द वेलोसिटी एक्वायर्स द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर तो ये हम बाय द डेरिवेशन भी कर चुके हैं कि जो वर्क डन बाई अप्लाइड वोल्टेज होगा, ठीक है, वर्क डन बाई अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां से वर्क डन बाय अप्लाइड वोल्टेज कितना होगा तो E इंटू वी इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो वेलोसिटी आ जाने वाली है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ E इंटू वी और डिवाइड बाई m। इसका मतलब राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव नंबर म्यू बार इन द टर्म ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट व्हेन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन टू लेवल ऑफ He+ मतलब Z इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 2। ठीक है, ठीक है, whose sum is 4 and difference is 2। इसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि n1 प्लस n2 उसने कितना दे रखा है 4। ठीक है, और n2 माइनस n1 उसने वो कितना दे रखा है 2। ठीक है, तो यहाँ से आप n1 और n2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, और अगर आप यहाँ से n2 और n1 की वैल्यू निकालना चाहो तो कितना आएगा, यहाँ से अगर देख लो, अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो और अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो, ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n2 इक्वल टू 6। इसका मतलब n2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 और n1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1। बस यहाँ से आप निकाल लो, आपसे वेव नंबर कितना होगा म्यू बार इक्वल टू RZ स्क्वायर और 1/n1 का स्क्वायर और माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू बार इक्वल टू कितना हो जाएगा R, Z आपके पास है 2 तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 32 इंटू R और डिवाइड बाई 9। ठीक है, मतलब राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि विच ग्राफ शो हाउ द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन ऑफ लाइट रिलेटेड टू द वेवलेंथ। ठीक है, तो एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है hc बाई लैम्डा। ठीक है, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो ये y इक्वल टू 1/x टाइप का ग्राफ बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि द मास ऑफ द पार्टिकल इज 10 टू पावर माइनस 10 ग्राम। मतलब अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहो तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 3 kg। ठीक है, एंड रेडियस इज गिवन एंड द वेलोसिटी, जितना अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपको वो भी दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा x कितना होगा। ठीक है, तो डेल्टा x, ठीक है, और इंटू डेल्टा p, ठीक है, इट विल द ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, तो यहां से अगर आप निकालना चाहो तो डेल्टा x और m इंटू डेल्टा v, ये कितना हो जाएगा h/4 पाई। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v, ठीक है, आपको बाय द वे डेल्टा x ही निकालना है तो इसको इक्वल टू कर दो, डिवाइड बाय h/4 पाई अपॉन m। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप डेल्टा v की बात करो तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 6। ठीक है, इंटू यहाँ पर है अनसर्टेनिटी कितना है 0.001, तो 0.0001 और डिवाइड भी हो जाएगा 100। ये है सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो आप इसको कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हर एक आंसर में आपका आंसर मीटर में है। तो इंटू 10 टू पावर माइनस 2 आपका और आने वाला है।
ठीक है, इंटू 10⁻², आपके पास और आने वाला है। तो बस अब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो डेल्टा वी आपके पास कितना आ जाएगा, 10⁻⁻8 और इंटू यहाँ देखो तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10। तो ये डेल्टा वी अब कंप्लीटली आ जाने वाला है 10⁻⁻13, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बस आप यहाँ पर पुट कर देना, तो डेल्टा एक्स आपके पास आ जाए कितना आ जाएगा, h/4πm और इंटू का डेल्टा वी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप मास की बात, ठीक है, मास तो इसने आपको दे ही रखा है बाय द वे, ठीक है। तो यहाँ से आप डेल्टा एक्स निकाल सकते हो। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+, ठीक है, इतना जूल पर एटम, ठीक है, देन द एनर्जी ऑफ Be3+ आयन इन द सेकेंड स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। तो पहली बार जो समझ में आना चाहिए कि देखो अगर मुझे Be3+ का निकालना है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, n इक्वल टू आपको दे रखा है 2 और बेरिलियम है, मुझे पता है कि इसका जो जेड होने वाला है वो कितना होगा 4, ठीक है। अब आप देखो, आप एक काम करो ना, आप निकालो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। क्या निकालो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन निकालो आप। तो सबसे पहले काम करो, इसमें आपको हीलियम का दे रखा है आयनाइजेशन एनर्जी, आप एक काम करो, आप हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी निकालो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ वो कितना होगा, ये बराबर होगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और इनटू Z² डिवाइड बाई n², ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन के लिए जो या हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी लिख रहे हो, हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल टू आपने 1 लिया है, ठीक है, और n इक्वल टू भी आपने कितना लिया है, 1 लिया है। मतलब मैं हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए बात कर रहा हूँ। और क्योंकि इसने हीलियम के लिए कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसके लिए भी आप एक काम करो, n इक्वल टू 1 ले लो। क्या ले लो, n इक्वल टू 1 ले लो। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो वो कितना आने वाला है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आपके पास है 19.6 इंटू 10⁻⁻18 और डिवाइड बाई Z²। तो हीलियम के लिए Z कितना होता है, हीलियम के लिए Z होगा 2 आपके लिए, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 4, इतना जूल। अब आपसे पूछ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Be3+, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Be3+, ठीक है। अब आप देख लो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आपने निकाल दिया 19.6 इंटू 10⁻⁻18 और डिवाइड बाई 4, ठीक है, इंटू क्या कर दो Z² बाई n², तो Z है 4, मतलब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहाँ से आंसर क्या आ जाने वाला है, ये आ जाएगा 19.6 और इंटू 10⁻⁻18 और इंटू का 16 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पर भी क्या है, डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो नन ऑफ दिस। देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इतना, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन एटम है पहली बात, तो Z इक्वल कितना होगा 1, n इक्वल टू इसने आपको दे रखा है 2 और एनर्जी को मैं बोल दे रहा हूँ E1, ये मुझे दे रखा है माइनस का 3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि द एनर्जी ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ He+ आयन के लिए, ठीक है। तो Z इक्वल कितना हो जाएगा 2, n इक्वल टू ये बोल ही रहा है 2 और एनर्जी कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है, लेट इज कॉल्ड E2, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर आप एनर्जी की बात करोगे तो इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² बाई n², ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा E1 अपान E2 के बारे में, तो E1 अपान E2 क्या होगा, तो आप कहोगे Z1 डिवाइड बाई n1 का स्क्वायर, ठीक है, और Z2, ठीक है, मतलब Z2 और डिवाइड बाई n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर आप यहां से देखो तो Z1 आपके पास है 1, n1 आपके पास 2 और n2 भी आपके पास 2 ही है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा Z2 बाई n2, तो ये हो जाएगा 2/2, 2/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से E1 आपके पास पता है इट इज द -3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
और डिवाइड बाई E2, और यहाँ से ये आपके पास कितना हो जाएगा, तो 1/4। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से आपके पास E2 कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 13.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि द आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अगर ये बात कर रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो N1 इसको मैं बोल देता हूँ, जब इसने ग्राउंड स्टेट दे रखा है तो N1 इक्वल टू मैं 1 बोल दे रहा हूँ। Z1 को मैं, हाइड्रोजन एटम है तो Z1 इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। और आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है, कितना दे रखा है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, वाट, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, फिर आपसे क्या कर रहा है, व्हाट वुड बी द आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li+2। अगर आप Li+2 के लिए बात करोगे तो n इक्वल टू इसने आपको दे दिया 2 दैट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। Z2 इसने आपको दे दिया 3, इसको आप N2 ले लो, और आयनाइजेशन पोटेंशियल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Li2+ आयन, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और इनटू का Z² और डिवाइड बाई N²। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो तो आपके पास आ जाएगा 13.6 और इनटू का 9/4। ठीक है, इनटू का 9/4। तो अगर आप यहां से देखो तो ये हो जाएगा 3.4 और इनटू का 9, तो यहां से आपके पास कितना जाने वाला है, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइन एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन n इक्वल टू 3 to 2 Li2+ आयन। तो आपको दे रखा है Li2+ आयन, इसका मतलब Z इक्वल कितना हो गया 3। ठीक है, तो आपका जो, अगर आपसे वेवलेंथ पूछ रहा था, अगर मैं डेल्टा E की बात करूं तो वो कितना होने वाला है, वो आपके पास हो जाएगा 13.6 इंटू Z²। ठीक है, 13.6 इंटू Z² और 1 लोअर एनर्जी सेल दैट विल बी द 2 का स्क्वायर, और माइनस हाई एनर्जी सेल तो 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप किसके बराबर लिख दो, hc/λ के। और आपको वेवलेंथ चाहिए नैनोमीटर में, तो आप hc को लिख दो 1240 डिवाइड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 13.6 और इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 1240 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर इक्वल टू 13.6 इंटू का 9 और इंटू का ये हो जाएगा 5/36। ठीक है, तो बस यहाँ सब देख लो, यहाँ से 9 और ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ से अगर आप वेवलेंथ की बात करो तो ये कितना आ जाएगा, 1240 डिवाइड बाई 13.6 और इंटू का 5/4। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, यहां से आ जाएगा नैनोमीटर में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी इन किलोजूल पर मोल एसोसिएटेड विद द डी एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 6 to n इक्वल टू He2+ आयन, सॉरी He+ आयन। तो अगर आपको He+ आयन दे रखा है, इसका मतलब Z इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 2। तो जो आपके पास एनर्जी होगा वो आपको होगा 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 लोअर एनर्जी सेल दैट विल द 2 का स्क्वायर और माइनस 1/6 का स्क्वायर। ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आपको ये पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर अप्रोक्सीमेटली 96 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो यहां से अगर आपको किलोजूल पर मोल में चाहिए तो वहां से आपके पास आंसर कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 4 और ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/36 और इसमें आप 96 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आंसर आने वाला है किलोजूल पर मोल में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो ये क्या बोल रहा है, the energy of an moving in nth orbit of an element
इज गिवन बाई ई एन इक्वल टू दे रखा है माइनस का 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। आपसे ग्राफ पूछ रहा है ई वर्सेस जेड स्क्वायर, इसका मतलब वाई इक्वल टू माइनस एम ऑफ एक्स टाइप ग्राफ है। ठीक है, इट इज अ ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू माइनस एम ऑफ एक्स। ठीक है, जहां पर एम क्या है, स्लोप है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो इस ग्राफ का स्लोप आने वाला है वो कैसा आने वाला है, निगेटिव। ठीक है, यहां पर देखो माइनस साइन। ठीक है, ये तो कंप्लीटली आपका एक्स बन गया ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जेड स्क्वायर है ना कि जेड है। ठीक है, और आपका इंटरसेप्ट कितना है, 0, मतलब y इक्वल टू mx प्लस सी होता है, इस केस में आपका c कितना है, 0। ठीक है, मतलब इट इज ए स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, तो ऑप्शन बी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन इन द पार्शियल सीरीज। तो पार्शियल सीरीज का मतलब n1 इक्वल कितना हो गया, तो n1 इक्वल टू जब आप बात करोगे तो n1 इक्वल टू आपके पास होगा लाइमर बामर फिर पार्शियल, तो n1 इक्वल टू 3, और आपको कह रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब n2 इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, और आपके पास Li 2 प्लस आयन दे रखा है, मतलब z इक्वल टू 3। अब कुछ नहीं करना, सिंपल 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और 1 अपॉन n1 स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, तो ये 0 ही हो जाने वाला है। तो 1 अपॉन लैम्डा आपके पास आ जाने वाला है r इंटू 9 और इंटू का 1 अपॉन 9, दैट इज वेवलेंथ आपके पास कितना आ जाने वाला है, 1 डिवाइड बाई r। ठीक, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है कि स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस म्यू। तो आपको पता है कि वी नॉट इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू बाई ई और माइनस का एच म्यू नॉट बाई ई। ठीक है, तो अगर आप वी नॉट वर्सेस म्यू के बीच में ग्राफ बनाओ और अगर इसको कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम ऑफ एक्स प्लस सी, तो इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा h बाई ई के। ठीक है, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो बराबर होगा माइनस एच म्यू नॉट बाई ई। ठीक है, बाई द वे आपसे स्लोप के बारे में जानना चाह रहा था, स्लोप कितना है, एच बाई ई। ठीक है, ये आपको ई दे रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो अगर मान लो एच म्यू एनर्जी आकर के गिरी तो ये क्या करेगी, एक तो फाई एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, फिर जितनी एनर्जी बचेगी वो उसको दे देगी इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब आपका जो काइनेटिक एनर्जी आता है वो आता है एच म्यू और माइनस का फाई। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू और माइनस का एच म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जानते हो। तो अगर आप ग्राफ बनाओ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू के बीच में, ठीक है, तो इट इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एम ऑफ एक्स प्लस सी, जहां पर इसका स्लोप कितना है, तो इट इज द h, और इसका इंटरसेप्ट कितना है, तो माइनस का एच म्यू नॉट, मतलब नेगेटिव इंटरसेप्ट विद पॉजिटिव स्लोप, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सॉरी, हाँ, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट ना, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट इसी केस में आ सकता है कुछ यहाँ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, illuminates a metal and inject the photo electron of kinetic energy is 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो लैम्डा वेवलेंथ की लाइट आकर के गिरी, इसकी एनर्जी रही होगी एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, इसको ये किसके बराबर हो, आपको होगा वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल और प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी द 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद अगर आप लैम्डा बाई 3 का किए तो ये हो जाएगा आपके पास 3 एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, और वर्क फंक्शन तो आपका क्योंकि मेटर सेम है तो वही रहने वाला है, और इस बार आपको काइनेटिक एनर्जी मिली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, अब आप एक काम करो, एच सी बाई लैम्डा को अगर आप 5 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 और प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इक्वल हो जाएगा वर्क फंक्शन 5 और प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप यहां से देखो, ठीक, अगर आप यहां से देखो तो कितना हो जाएगा, आपके पास 3 5 और प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 और प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 2 5, मतलब वर्क फंक्शन इक्वल टू हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज एम्प्लाइज यहां से आपके पास जो वर्क फंक्शन निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ कितना 310 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है। इज सब्जेक्टेड टू अ मेटल शीट ऑफ वर्क फंक्शन आपको कितना दे रखा है 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आप कहोगे अगर इतना का वेवलेंथ आ गिरा तो उसकी एनर्जी होगी hc बाई लैम्डा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बराबर होगी वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस प्लस के ई मैक्स। ठीक है, प्लस के ई मैक्स। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं के ई मैक्स की, ठीक है, अगर मैं यहां से बात करूं के ई मैक्स की, तो के ई मैक्स किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे जो आपका के ई मैक्स होगा वो बराबर होगा एच सी बाई लैम्डा, मतलब 12400। ठीक है, जो आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये 300। ठीक है, और माइनस का वर्क फंक्शन आपको दे रखा है 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाने वाली है, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, यहां से अगर आप देखो तो ये आपके पास हो जाएगा 40। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 40 और माइनस का 12.8, और इसको आप किसके बराबर कर दोगे, हाफ ऑफ mv स्क्वायर के। और जो आपका मास होगा इलेक्ट्रॉन को आपको पता ही होगा कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और यहां से आपके पास वेलोसिटी निकल के चली जाएगी जो आपसे वो पूछना चाहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि रेडिएशन करेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 to n इक्वल टू 2 इन द हाइड्रोजन एटम फॉल ऑन अ सर्टेन मेटल ऑफ वर्क फंक्शन दिस। अगेन जो एनर्जी इंसिडेंट हुई किसके बराबर होगी सोचो। ठीक है, रेडिएशन का इतना आपको दे रखा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का मतलब ये आपको क्या बोल दिया z इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बराबर होगी जो इंसिडेंट एनर्जी है। ठीक है, इट इज द इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, मैं पहले इंसिडेंट एनर्जी को ही लिख देता हूँ। आपकी जो इंसिडेंट एनर्जी हो जाएगी होगी 13.6 और इंटू जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई 1/4 और माइनस 1/16। ये तो आपके पास आ गई इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट एनर्जी है ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी वर्क फंक्शन फाई, और प्लस किसके बराबर होगी, के ई मैक्स के बराबर होगी। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 13.6 और एलसीएम आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, अगर आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 8, और ये 0 ये और ये 4। ठीक है, तो 40.8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 16। इट इज द इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, तो 40.8 डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 14.8 डिवाइड बाई 16, और वर्क फंक्शन आपके पास है 2.5 और प्लस का के ई मैक्स। ठीक है, और आपसे यही पूछना चाहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो जो आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होने वाली है वो किसके बराबर होगी, वो होगी 40.8। ठीक है, और डिवाइड बाई 16 और माइनस का 2.5। तो यहां से अगर आप देखो तो इसको आप सॉल्व करो तो ये आपके पास हो जाएगा 40.8 और माइनस का इसको देखो 16 इंटू 5 ये हो जाएगा 80, और 16 इंटू 32 ये हो जाएगा 40.0, और डिवाइड बाई 16 मतलब यहां से आपके पास ये कितना आ जाएगा 0.8 डिवाइड बाई 16। ठीक है, 0.8 डिवाइड बाई 16 मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम विद द डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, मतलब लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। और आपसे ग्राफ किसके पूछ रहा है, ये देखो लैम्डा और 1/p। अगर आप लैम्डा और 1/p के बारे में पहले आप देख लो, तो लैम्डा अगर और 1/p के बीच में अगर आप ग्राफ बनाओगे सिंपली ये y इक्वल टू एम ऑफ एक्स टाइप का ग्राफ हो गया। ठीक है, जिसका इंटरसेप्ट कितना है 0 और स्लोप कैसा है पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है ना। देखो लैम्डा y एक्सिस पे 1/p ना, आप इसको ऐसे लिखो ना y इक्वल सॉरी y नहीं लैम्डा इक्वल टू h इंटू 1/p। अब आप देखो आपको समझ में आएगा, ये 1/p एक्स एक्सिस पे और लैम्डा y एक्सिस पे, इट इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एम ऑफ एक्स टाइप। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इमिट अ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड रिटर्न इन द ग्राउंड स्टेट, देन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्साइटेड इज गिवन बाई। ठीक है,
तो आपके पास हाइड्रोजन एटम है पहली बात, तो अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो आपके लिए जेड इक्वल कितना हो गया 1। ठीक है, तो 1 अपान लैम्डा इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूं आर जेड स्क्वायर। ठीक है, 1 अपान n1 स्क्वायर मतलब 1 और -1 अपान n2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख लो आप 1 अपान लैम्डा जेड इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा 1 - 1 अपान n स्क्वायर। ठीक है, आप n2 से अच्छा स्क्वायर नहीं लिखो, ठीक, इट इज द n, तो हो जाएगा n स्क्वायर। तो अगर आप यहां से देखो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपान n स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1 अपान r इंटू लैम्डा। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा r लैम्डा -1 डिवाइड बाई r लैम्डा। ठीक है, तो यहां से n आपके पास कितना आ जाएगा, तो अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ ये आ जाएगा लैम्डा इंटू आर और डिवाइड बाई लैम्डा इंटू आर -1। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि इफ ए नॉट इज द फर्स्ट रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग द सेकंड बोर ऑर्बिट। तो मुझे पता है क्या कि 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, जब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ और बोर के बीच में रिलेशन पढ़ रहे थे तो 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा आया था, जहां पर एन क्या था, एन क्या था, बोर के हिसाब से ये नंबर ऑफ ऑर्बिट था, ठीक है, सेल था, और डी ब्रोगली के हिसाब से क्या था, नंबर ऑफ वेव था। ठीक है, नंबर ऑफ वेव। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पर बात करूं, ये बोल रहा है सेकेंड बोर ऑर्बिट मतलब एन इक्वल कितना बोल रहा है, ये 2। ठीक है, क्या बोल रहा है, एन इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां से आप देखो तो यहां से क्या हो जाएगा 2 पाई, मैं इसको लिख दे रहा हूं R2। R2 समझ रहे हो, रेडियस पार एन इक्वल टू 2 और इक्वल टू इसको मैं 2 इंटू लैम्डा। तो अगर आप बोलो तो ये लिख सकते हो कि जो रेडियस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड होती है। तो अगर मैं बात करूंगा R1 अपान R2 की, क्योंकि Z इक्वल टू तो 1 है तो इसको मैं लिख दे रहा हूं N1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई N2 का स्क्वायर। इसका मतलब R1 आपको दे रखा है A0 डिवाइड बाई R2 और इक्वल टू N1 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा कितना 1। ठीक है, इट इज द बोर ऑर्बिट n इक्वल टू 1 एंड n2 आपके पास कितना है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो R2 आपके पास कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A0। तो आप इसको उठा करके यहाँ पर पुट कर दो, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 4 A0 और इक्वल टू कितना है 2 इंटू लैम्डा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा आपके पास कितना आ जाएगा 4 पाई A0। ठीक है, मतलब राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम स्टार्टिंग फ्रॉम n इक्वल टू 7 विल प्रोड्यूस अ इंफ्रारेड इतना। ठीक है, तो 7 से कहाँ होने वाला है, तो अच्छा अगर ये आपसे पूछ रहा था, आप देखो आपके पास एनर्जी कितना है, आप कहोगे hc बाई लैम्डा, और ये किसके बराबर होगा, आप कहोगे ये बराबर होगा 13.6। हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू आपके पास हो गई 1। ठीक है, और 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 अपान n1 स्क्वायर और माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ठीक है, n1 n2 पता है, इट इज द लोअर एनर्जी सेल एंड n2 इट इज द हायर एनर्जी सेल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि n1 जो आपका है वो इट इज द लोअर एनर्जी सेल। ठीक है, आपका n2 मतलब कि n इक्वल टू 7 से कम में ही ट्रांजिशन होने वाला है, कहने मतलब ये। तो यहाँ से hc बाई लैम्डा ये कितना हो जाएगा, वेवलेंथ आपको दे रखा है नैनोमीटर, और आप इसको लिख दो 1240 और डिवाइड बाई 2170। ठीक है, और इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपके पास 0, तो ये हो जाएगा 13.6 और ये हो जाएगा 1 अपान n स्क्वायर लोअर एनर्जी से और 1 अपान 7 स्क्वायर मतलब 49। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, n इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाएगा 4। इसका मतलब द राइट ऑप्शन जो निकलेगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम कंसिस्ट्स ऑफ मैक्सिमम 15 डिफरेंट लाइन, व्हाट इज द वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होने वाली है n इंटू n1 n इंटू n माइनस 1/2। n1 आप कितनी हो गई 1, और ये आपको दे रखा है किसके बराबर 15 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पूछूं n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू आपको हो गया 30। इसका मतलब यहाँ से आपको पता चल गया कि n इक्वल टू आपके पास कितना है 6।
इसका मतलब अब आप क्या पूछ रहा है वेवलेंथ, ठीक है, तो आप काम करो डेल्टा ई निकाल सकते हो, ठीक है। डेल्टा ई कितना होगा, आप होगा डेल्टा ई जो होगा वो बराबर होगा 13.6, हाइड्रोजन एटम है तो Z इक्वल टू 1, और ये आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाई N1 स्क्वायर और -1 अपन हाई एनर्जी सेल दैट विल 36, ठीक है। और डेल्टा ई को आप क्या लिख दो, hc बाई लैम्डा, और वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो आप इसको लिख दो 12400 और डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यहां से वेवलेंथ निकलेगा वो एंगस्ट्रॉम में निकल के आ जाएगा, और इधर आपके पास होगा 13.6 और इंटू का 1, और ये आपके पास हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 36, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और यहां से क्या निकल के आ जाएगा, वेवलेंथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये तो हम देख चुके हैं ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई, ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि विच सीरीज आप सबसे अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं n+l, ठीक। अब आप देख लो ठीक है कौन सा सही ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। जैसे अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 उठाऊं, मैं एक चेक कर देता हूं, जैसे मैं 6s के लिए बात करूं, फिर 4f, फिर 5d और फिर 6p, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ n और यहाँ पर लिख रहा हूँ l। तो इसके लिए n कितना है 6, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, l बोलो 0 और इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। तो n+l से देखो तो ये आएगा 6, ये आएगा 7, ये आएगा 7 और ये भी कितना आएगा 7, ठीक है। अच्छा हर ऑप्शन में है तो 6s 4f 5d 6p, ठीक है। तो सबसे कम तो किसका है, 6s का है, तो ये तो आने वाला है सबसे लास्ट में, सॉरी 6s का एनर्जी सबसे कम है तो ये सबसे पहले फिल किया जाएगा, ठीक है। ये सबसे क्या किया जाएगा, सबसे पहले फिल किया जाएगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी सबसे पहले आप उसको फिल करोगे। तो सबसे पहले आप किसको करोगे, 6s को। उसके बाद आप देखो इन सब के लिए सेम है, तो इन सब के लिए आप सीधे क्या देखोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। इसका मतलब ऑर्डर होने वाला है 6s, फिर आपके पास होगा 4f, फिर आपके पास होगा 5d और फिर आपके पास क्या होगा 6p, ठीक है। मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है, अरेंज द ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द। देखो हाइड्रोजन एटम मतलब यहाँ पर n+l रूल नहीं लगने वाला है, यहाँ पर केवल और केवल आपको क्या देख रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है। अब अगर आप देखो 2s एक ही है, ठीक है, 3s और 3p इसके लिए बराबर होगा, 3py के लिए भी बराबर होगा, और फिर 4s 4pz और 4dx के लिए बराबर होगा। ये तो समझ में आ गया। अब ये भी पता है अगर आप n के हिसाब से देखोगे तो सबसे कम एनर्जी होने वाली है 2s की, तो ये सबसे पहले आप फिल करो। फिर उसके बाद एनर्जी देखो तो फिर इनकी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर n इक्वल टू 3 है और फिर सबसे मैक्सिमम एनर्जी n इक्वल टू 4 की होने वाली है और इन सबकी सेम होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। यहाँ क्या पूछ रहा था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं, n-1, ठीक है, n-1। तो बस आप देख लो यहाँ पर 4f है तो 4f मतलब n इक्वल टू n-1 ना, तो सिंपल सी सबसे ज्यादा नोड होने वाले हैं 6s के, फिर 5d के, फिर 4f के। नेक्स्ट एग्जांपल की देखो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द टू ऑर्बिटल आर लोकेटेड अलोंग द एक्सिस नॉट बिटवीन द एक्सिस। तो यहाँ से आपके पास रहेगा dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz², इन दोनों के होते हैं, तो यहाँ देख दे रखा है dx² माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद pz, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी। फिर से आप क्या अप्लाई करोगे, n+l रूल, ठीक है। तो यहां से अगर आप n+l रूल से देखो तो 4 + 3 7, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब E1 E2 आपको दे रखा है और E3 E4 आर गिवन बिलो। आपसे करा द करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। तो यहां पर भी आप क्या अप्लाई करने वाले हो, n+l रूल, ठीक है। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो देखो मैं लिख रहा हूं E1 E2 E3 और E4। अब आप देख लो अगर n+l रूल लगाओ तो E1 का कितना आने वाला है 3, E2 का 4, ठीक है, E3 का 3 + 2 5 और E4 का भी कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा तो किसका है,
5 का, E3 का सबसे ज्यादा है, तो E3 का हो गया सबसे ज्यादा। सबसे कम किसका है? E1 का, तो सबसे लास्ट में आप रखो E1 को। अब बीच में दो बच रहे हैं जिनका सेम है, E2 और E4। तो आप देखो N किसका ज्यादा है, N किसका ज्यादा है? N E2 का है 4 और इसका है 3, तो E2 का ज्यादा है ना, तो E2 यहां आ जाएगा और E4 यहां आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल का। ये क्या कर रहा है कि विच व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2। इसका मतलब ये आपको दे रखा है 3D। ये तो समझ में आ रहा है, n इक्वल 3 l इक्वल टू मतलब 3D। अगर 3D है तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल होंगे? 5। कितने ऑर्बिटल होंगे? 5। 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, वो भी एक अपवर्ड के साथ और एक डाउनवर्ड के साथ। ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज इम्पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब अगर आप यहां से देखो तो यहां पर आप सोचो, अगर आपके पास l इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? m हो सकता है -2 से 2 तक, +2 तक, तो मतलब m इक्वल टू -3 तो आ ही नहीं सकता मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। यही आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन हैविंग एजीमुथल क्वांटम नंबर l इक्वल टू। l इक्वल टू का सीधा सा मतलब हो गया कि इट इज टॉकिंग अबाउट द डी सबसेल। इसके लिए डी सबसेल के लिए, और l इक्वल टू है तो m की जो वैल्यू होगी वो होगी -2 से +2। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि अच्छा, तो यहां से अगर आप देखो तो ये क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव स्पिन ms इक्वल टू प्लस आप। नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है, आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम मतलब आपका जो स्पिन होगा, नॉट मैग्नेटिक क्वांटम, जो आपकी स्पिन क्वांटम नंबर होगी ms, वो आप तो आपकी प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ भी हो सकती है। तो मस्ट भी आप नहीं बोल सकते, मे भी आप बोल सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। द इलेक्ट्रॉन मे हैव अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, बिल्कुल हो सकता है, -2 से +2 के बीच में -1 आने ही वाला है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इज इन अ स्फेरिकल ऑर्बिट, नहीं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन मे बी इन द लोएस्ट एनर्जी सेल। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी सेल का मतलब क्या होता है? लोएस्ट एनर्जी सेल, लोएस्ट एनर्जी सेल, द इलेक्ट्रॉन मे बी इन द लोएस्ट एनर्जी सेल। लोएस्ट एनर्जी सेल का मतलब ठीक है, लोएस्ट एनर्जी सेल। अब आप इसको समझो, जब आप न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में होते हो तो वहां पर आपकी एनर्जी सबसे कम होती है। जैसे जैसे आप दूर भागते जाते हो आपकी एनर्जी बढ़ती जाती है, तो आपकी स्टेबिलिटी घटती जाती है। तो आप जो आप बात कर रहे हो अभी डी के लिए, न्यूक्लियस के सबसे पास में होने वाला है एस, फिर आता है पी, फिर आता है डी। ठीक है, मतलब इस ऑप्शन को भी आप बोल नहीं सकते। ठीक है, यहां पर अगर सबसे प्रोपेगेट देखो, द इलेक्ट्रॉन में हैव अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1। ठीक है, मे भी है, ये और ये रख सकता है। ठीक है, -2 से +2 के बीच में -1 आने वाला है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि द पॉसिबल करेक्ट सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम, वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। सबसे पहले अगर आप क्लोरीन एटम के लिए बात करो, इसका होता है एटॉमिक नंबर 70। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आएगा 1s2, फिर आएगा 2s2। ठीक है, फिर क्या आएगा? फिर आएगा 2p6, फिर क्या आएगा 3s2। कितना हो गया? 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12। ठीक है, 3s2 और फिर आपके पास आ जाएगा क्या यहाँ पे 3p और यहाँ क्या हो जाएगा 3p5। ठीक है, अब आप देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप किसमें है? 3p में, इसमें है 3p में। 3p मतलब n इक्वल टू आपके पास हो गया 3, n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर बिलोंग्स टू द हाईएस्ट एनर्जी, अगेन n+l रूल। ठीक है, अगर आप यहां से n+l रूल लगा दो तो अब आप सिंपल देखो, यहां पर आएंगे 4, यहां आएगा 2, यहां आएगा 5, यहां आएगा 4, तो ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है कि अब सबसेल n इक्वल टू 5 l इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5 l इक्वल टू 3 का मतलब ये हो गया 5f। 5f में मेरे पास ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7। ठीक है, 7 ऑर्बिटल आपके पास होते हैं।
तो अगर 7 ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप फिल कितना कर सकते हो 14। एक ऑर्बिटल में 2, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 2 का मतलब ये हो गया 4d। m इक्वल टू आपके पास इसने बोल दिया -2, m इक्वल टू इसने -2 आपको बोल दिया। मुझे यहाँ पर पता था कि m की जो m हो क्या कर सकता था, -2 हो सकता था, -1 हो सकता था, 0 हो सकता था, +1 और +2, 5 ऑर्बिटल होते और ये इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता। लेकिन ये आपसे स्पेशली इसके बारे में बात कर रहा है, तो ये तो एक ही ऑर्बिटल है ना, इसमें आप मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो 2। ठीक है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड के साथ। तो आपसे पूछा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहाँ पर एस बी प्लस हाफ बोल दिया, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ एस बी प्लस हाफ है तो मतलब 1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, एक का एस होगा +1/2 और दूसरे का क्या होगा -1/2। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इन सारे चीज को देखना है आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज f0। ठीक है, मतलब इसका जो वर्क फंक्शन होगा उसको मैं लिख दे रहा हूं hf0। ठीक है, कह रहा है कि जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2f0 के बराबर। मतलब इंसिडेंट एनर्जी जो ये बोल रहा है वो बोल रहा है 2hf0, the incident of the metal plate and maximum velocity of electron let called v1। ठीक है, when frequency of incident radiation is 5f0, जब इंसिडेंट एनर्जी आपके पास हो जाए 5hf0 के बराबर, वर्क फंक्शन तो आपका चेंज होने वाला है नहीं, उस केस में ये वेलोसिटी को बोल रहा है v2। आप एक सिंपल काम करो, आप तो एक काम करो कि जो इंसिडेंट एनर्जी है फर्स्ट केस में वो कितना है 2hf0 और ये बराबर होगा वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक है, इसको आप बोल दो 1। तो अगर मैं यहां से आपसे बात करूं कि ई मैक्स 1 के बारे में, तो वो कितना आने वाला है आप कहोगे, वो आ जाएगा 2hf0 और माइनस का hf0, तो वो आ जाएगा hf0। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि ई मैक्स 2 दूसरे केस के लिए, तो वहां से आ जाएगा इंसिडेंट एनर्जी आपके पास है 5hf0, वर्क फंक्शन आपका चेंज नहीं होने वाला, तो ये आ जाएगा 4hf0। इसका मतलब हाफ mv1 स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई हाफ mv2 स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो hf0 और डिवाइड बाई 4hf0। तो यहां से hf0 कैंसिल आउट, हाफ m से हाफ m कैंसिल आउट, तो v1 अपॉन v2 का रेशियो आ जाएगा √1/4। इसका मतलब v1 अपॉन v2 आ जाएगा 1:2। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द सेट ऑफ क्वांटम नंबर गिवन बिलो, विच इलेक्ट्रॉन हैज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, अगेन n+l रूल। ठीक है, तो यहां से देखो इसका आएगा 4, इसका आएगा 3, इसका आएगा 5, इसका भी आएगा 5। तो फिर यहां से क्या डिसाइड करोगे, n डिसाइड करेगा। तो n इसके लिए है 3 और इसके लिए है 4, इसका मतलब ज्यादा किसका होने वाला है, 4 का। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कह रहा है कि सेट ऑफ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3, l इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। मतलब पहली बात तो ये है आपका 3D। अब अगर ये आपका 3D आप देखो, डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल नहीं, इज इट नॉट अलाउड, नहीं अलाउड क्यों नहीं है। l इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बिल्कुल आपका 0 हो सकता है। डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल नहीं। डिस्क्राइब वन ऑफ 5 ऑर्बिटल ऑफ सेफ एनर्जी, बिल्कुल यहाँ पर 5 ऑर्बिटल होने वाले हैं ना 3D के लिए, कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल होने वाले। ठीक है, और अगर आपने जीमैन इफेक्ट नहीं लगाया है, ठीक है, अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की है, तो उस केस में आपकी तो 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी ही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम इम्पॉसिबल, कौन पॉसिबल नहीं है। आप तो इसमें सीधे देखो, ये जो लिखा गया है 2p7, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। अगर 3 ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन तो आप भर ही नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर डी इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ये कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर देखो क्या कर रहा है, among the following representation of excited state atom which is impossible, again फिर से अगर आप देखो इस ऑप्शन को, जहां लिखा है 4s3, s मतलब 1 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल मतलब मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये कॉन्फ़िगरेशन फिर से पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, ये क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैव 2 स्फेरिकल नोड, तो 2 स्फेरिकल नोड मतलब कि अगर आप नोड की बात करें, स्फेरिकल नोड क्या होते हैं, n-l-1, ठीक है, आपके पास n पता है, आपके पास l पता है, देख लो किसका होगा, 2 स्फेरिकल नोड आपको चाहिए, इसके लिए देखो तो n = 2, l = 0, तो ये तो नहीं देगा, इसके लिए देखो तो n = 4, l = 0, ये भी नहीं देगा, ये आपको दे देगा 1, ये आपको दे देगा 3, इसके लिए देखो तो n = 3, l = 2, तो ये तो आपको दे देगा 0, इसके लिए देखो तो n = 6 और l = 3, ठीक है, तो ये आपको 2 दे देगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, कह रहा है कि वेव फंक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल इज प्लॉटेड अगेंस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो सबसे पहली बात तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये बना हुआ है डी के लिए, सॉरी एस के लिए ना, ये एस के लिए है। ठीक है, तो अगर ये एस ऑर्बिटल का ग्राफ है, तो अब आप ये देखो, आपके पास रेडियल नोड कितने हैं, 1, 2 और 3, मतलब n-l -1 इक्वल कितना है, 3, और क्योंकि ये s है तो मुझे पता है l इक्वल होने वाला है 0, इसका मतलब n-1 इक्वल होगा 3, तो इसका मतलब यहां से n इक्वल कितना आ गया, 4s ऑप्शन में ही नहीं है, एक मिनट, यहां पर ये टच किया, बिल्कुल टच किया है ना। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर, ये असलियत में ना, ये ग्राफ में थोड़ा सा दिक्कत, ये इसको टच किया नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इसने टच दिखा दिया है, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नहीं है, अगर टच है तो बिल्कुल नहीं आएगा, n = 4 आएगा, लेकिन अगर ये टच नहीं होता तो फिर यहाँ पर n = 3 आता। बाय द वे, अगर मान लो यहाँ पर अगर इसने टच कर ही दिया है तो आप यहाँ पर भी एक रेडियल नोड लोगे ही लोगे, ठीक है, तो ठीक है, इसके तो ऑप्शन नंबर n = 4 ही होने वाला है, मतलब यहाँ पर बनने वाला है 4s। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, ये क्या कह रहा है, Schrödinger wave equation for the hydrogen atom is given where A0 is the Bohr radius, if the radial node is 2s, R0 then R0 will be equal to, ठीक है, तो आपको पता है इसके लिए करना है कि आपके लिए 2 - R/A0 को आप कर दो 0, यहां से आपको मिल जाएगा कि रेडियल नोड कहां पर होने वाला है, तो यहां से अगर आप देखो तो आप बोलोगे R/A0 = 2, दैट इज इम्प्लाइज R इक्वल कितना आ जाएगा, 2A0, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, ये क्या कर रहा है, देखो, अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हीटेड फिलामेंट वाज पास्ड बिटवीन द 2 चार्ज प्लेट कीप्ड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस v, ठीक है, एंड E and M चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ठीक है, रिस्पेक्टली, इफ देन द वैल्यू ऑफ, ये पूछ रहा है कि आप बता दो इसको वैल्यू ऑफ h/λ, ये आपसे h/λ की वैल्यू जानना चाहता है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, ठीक है, एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वेव इज गिवन बाई, तो मुझे पता है कि आपके पास लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, कितना होता है, h/p, तो अगर आप h/λ की बात करो तो ये बराबर होगा मोमेंटम p के, और जो आपका P होगा ये बराबर होगा m × v के। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो वर्क डन बाय द अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv², तो यहाँ से अगर आप v देखो तो आ जाएगा 2ev / m का √, ठीक है, तो अगर आप मोमेंटम देखो तो ये कितना जाने वाला है, √2e × v, ये m को अंदर ले जाओ तो ये m² बन जाएगा और डिवाइड बाई m, तो यहां से आपके पास p कितना आ जाएगा, तो आपको होगा ये बराबर हो जाएगा 2ev × m के, और यही बराबर होगा h/λ के भी, ठीक है, 2ev × m, तो यहां से द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, देखो ये क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ 2 स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम फाउंड अबाउट इज 9,
तो रेशियो लगभग 9 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रल लाइन क्या था, लाइमर दे रखा है, पास्चन दे रखा है, फंड और हम ब्रैकेट। तो आपको पता है ना, अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो N2 इक्वल टू आपके लिए क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट, और वेवलेंथ हम निकाल लेना, ठीक है, 1/λ इक्वल टू RZ², ठीक है, और 1/N1 का स्क्वायर और -1/N2 का स्क्वायर, ये कितना होने वाला है, इनफाइनाइट ही होने वाला है। तो सिंपली आपका अगर आप देखो तो आपका जो 1/λ, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 1/λ, तो आज आपके पास आ जाएगा RZ² और डिवाइड बाई N1 का स्क्वायर। तो यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा, सोचना, ये आ जाएगा RZ² और डिवाइड बाई N1 का स्क्वायर, सॉरी N1 का स्क्वायर डिवाइड बाई RZ², ठीक है, N1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई RZ²। इतना समझ में आ गया। अब आप देखो हाइड्रोजन इसने बोल के Z को भी कर दिया फिक्स, और R तो आपका है कांस्टेंट, इसका मतलब वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कि अगर रेशियो 9 है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि N1 का स्क्वायर डिवाइड बाई N2 का स्क्वायर इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हुआ ना, अगर इसका ये क्या बोला, टू इज हाइड्रोजन इज फाउंड टू बी अबाउट 9, इसका मतलब ये 9 के बराबर, इसका मतलब N1/N2 आपका 3 है। अब आप देख लो N1/N2 आपका 3 है, ठीक है। तो यहाँ देखो कौन कौन से होते हैं, ये कह रहा है लाइमन एंड पास्चन हो सकता है क्या, तो इसके लिए होगा 1, इसके लिए होगा 3, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, इसके लिए बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ठीक है, उसके लिए अगर आप ब्रैकेट और फंड के लिए बात करो तो ब्रैकेट का मतलब लाइमन, बामर, पास्चन ब्रैकेट 4 और फंड हो गया 5, पास्चन 3 फंड 5, ठीक है, बामर 2 और ब्रैकेट आप कितना हो गया 4, ठीक है। तो यहां से एक ही मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि पॉसिबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट of the hydrogenic atom is given 1.5 a naught where a naught is the Bohr radius, then the value of n by z, ठीक है, then the value of n by z। तो मुझे पता है 2 पाई r इक्वल टू होता है n इंटू लैम्डा, कितना होता है n इंटू लैम्डा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है समझना, ये कह रहा है कि इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.5 a naught, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि n बाई जेड की क्या वैल्यू रही होगी, ठीक है, n बाई जेड की क्या वैल्यू रही होगी। अब यहां पर आप समझो तो यहां से पहली बात तो जो लैम्डा आएगा वो आपको होगा, वो आपके पास आएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई एन, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, 2 पाई आर डिवाइड बाई एन ही आएगा, ठीक है। तो यहां से आप समझो कि ये जब ए नॉट, मतलब ए नॉट क्या है, ए नॉट है जब एन की वैल्यू आपने 1 ले रखी होगी, जब एन की वैल्यू आपने 1 ले रखी होगी, ठीक है। तो जब आप एन की वैल्यू 1 लोगे तो आपका आ आएगा ए नॉट, उस केस में आपका लैम्डा आता 2 पाई ए नॉट। अभी कितना आया है, अभी आया है 1.5 ए नॉट, और आपकी जो रेडियस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड, ये भी आपको पता है, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। आप सिंपल अब क्या करोगे, आप यहाँ पे 2 पाई, ये जो r है, ठीक है, इस n के करस्पॉन्डिंग जिस n के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, ठीक है, वो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, से सुना, यहां से अगर मैं बात करूं R1/R2, तो R1 के लिए तो n इक्वल टू भी 1 है, ठीक है, R1 के लिए तो n इक्वल टू भी 1 है, z इक्वल टू भी 1 है। R2 के लिए पता नहीं, तो मैं इसको n स्क्वायर बाई जेड ही लिख दूं, ठीक है। तो यहां से R2 कितना आ जाएगा, आपको हो गया ए नॉट, ठीक है, और n स्क्वायर बाई जेड, तो मैं यहां पर पुट कर दूं 2 पाई इंटू ए नॉट और इंटू का n स्क्वायर बाई जेड, ये आपका क्या होगा, यही आपका, सॉरी, और इक्वल टू n इंटू लैम्डा। तो यहां से आपके पास लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा कितना आ जाएगा, आपको हो गया आ जाएगा 2 पाई ए नॉट और इंटू का n बाई जेड, और ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 1.5 ए नॉट के बराबर दे रखा है। तो ठीक है, तो यहां से देखो, तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट, ठीक है, ठीक है, यहां पर पाई भी होगा, ठीक है, यहां पर पाई भी होगा, ठीक है, और इंटू का पाई, और यहां से देखो तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो n बाई जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, n बाई जेड आ रहा है 1.5 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 0.75। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा,
ठीक, कुछ नहीं करना है, सिंपल। हमने ऐसा बहुत प्रॉब्लम कर चुके हैं, 2πr इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, ये आपको यूज करना है पहली बात, क्योंकि डी ब्रोगली और बोर ऑर्बिट के बारे में ये बात कर रहा है, और सिंपल आपसे कह रहा है कि इसने किसी ऑर्बिटल के लिए इसने निकाला डी ब्रोगली वेवलेंथ, और वो आपके पास आया कितना, 1.5 पाई ए नॉट। ठीक है, यहां पर पाई है, ठीक है, 1.5 पाई ए नॉट। ठीक है, तो किसके लिए आया होगा मुझे पता है। अगर ये बोल रहा है कि ए नॉट इज द बोर रेडियस, इसका मतलब कि ए नॉट कब आया होगा, जेड इक्वल, जब एन इक्वल टू 1 रहा होगा, और हाइड्रोजन एटम बाय द वे है ही, तो वो तो जेड इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपसे बोर रेडियस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल मैंने यहां से निकाल लिया कि भैया जिस सेल के लिए आप ये दे रखे हो वेवलेंथ, मान लेते हैं कि वो है आपके पास एन, कितना है, एन है। ठीक है, और जेड मैंने 1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसने बोल रखा था इन एन हाइड्रोजेनिक एटम। ठीक है, जेड पता नहीं, हाइड्रोजन टाइप एटम होगा, ऑफकोर्स He+ हो सकता है, Li2+ हो सकता है, Be3+ हो सकता है। ठीक है, तो यहां से n/z का जो रेशियो आ जाएगा वो आएगा 0.75। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है, देखना, कह रहा है कि फॉर इमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन एन इनिशियल टू एन फाइनल। ठीक है, तो इमिशन हो रहा है, मतलब कि आपका इट इज द हायर एनर्जी सेल एंड इट इज द लोअर एनर्जी सेल। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, इमिशन मतलब हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में आ रही है इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे इट इज द म्यू बार, और आपको 1/n² के बीच में ग्राफ पूछ रखा है, तो म्यू बार इक्वल टू आप लिखोगे RZ², और 1 लोअर एनर्जी सेल तो n², और -1 हायर एनर्जी सेल, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो यहां से अगर आप म्यू बार देखो तो आपके पास आ जाएगा RZ²। आपको हाइड्रोजन एटम दे रखा था, आप Z इक्वल टू 1 ही पुट कर दो। ठीक, आप एक काम करो, Z इक्वल टू 1 पुट कर दो, और R को ये RH बोल रहा है, तो ठीक है मैं इसको RH भी लिख देता हूँ। तो RH डिवाइड बाई n², और माइनस का RH डिवाइड बाई 64। अब आप देख लो, पहली बात इट इज द लीनियर। ठीक है, अगर आप म्यू बार और 1/n² के बीच में ग्राफ बात करो तो हो जाएगा RH और 1/n², और माइनस का RH डिवाइड बाई 64। ठीक है, और इसका स्लोप कितना होगा, RH, और यहाँ भी RH। ठीक है, यहाँ पर है माइनस का, ठीक है, यहाँ पर आप -RH लगा लो, तो स्लोप कितना है, +RH ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट, मतलब n इक्वल टू कितना है, 2, और ये ऑप्शन में ना यहाँ पर π² है। ठीक है, यहाँ पर π² है। ठीक है, यहाँ भी π² है, और यहाँ भी π² है। ठीक है, तो n इक्वल टू n नॉट इज द बोर रेडियस। ठीक है, तो मुझे जो पता है कि MVR की अगर आप बात करो तो वो बराबर होता है NH/2π के। मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो एक काम करो आप, अगर मैं यहां से बात करूं V की, तो V कितना होगा आपको, ये होगा NH/2π और M × R। ठीक है, ये आपका होने वाला है V होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करूं ½ ऑफ mv², ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं लिखूं ½ ऑफ m × v², इट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से आ जाएगा 1/2, देखना, इंटू का m, और इंटू का n² h² डिवाइड बाई 4π² m², और इंटू R²। तो एक m से एक m तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n² h² डिवाइड बाई 8π² m × R²। अब आप देखो n इक्वल 2 के लिए बात कर रहा था, अगर मैं बात करूं R1/R2 की, तो वो हो जाएगा आपके पास z इक्वल टू 1 ही है। ठीक है, क्योंकि Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, तो यहां से R2 आपके पास हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A0। अब इसको आप पुट कर दो यहाँ पे, n इक्वल टू है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और इंटू h² डिवाइड बाई 8π² इंटू m और इंटू 4A0²। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 4 इंटू h² डिवाइड बाई 8π² इंटू m और इंटू का 16A0², तो ये 4 और ये 2 टाइम्स, तो यहां से आपके पास आ जाएगा h² डिवाइड बाई 32π² m और A0²। ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर
सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है कि द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ गोल्फ बॉल हाफ मास आपको दे रखा है कितना 200 ग्राम, मतलब 200 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, एंड मूविंग एट ए स्पीड ऑफ, वेलोसिटी आपको दे रखा है 5 मीटर पर आवर। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, तो हो जाएगा 5 इंटू मीटर, तो ठीक है, एक आवर में कितने सेकंड, तो 3600 सेकंड। ठीक है, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 3600 और इतना मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है वेवलेंथ, तो लैम्डा इक्वल टू होता है h/p। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और डिवाइड बाई मोमेंटम, मास कितना है तो 2 इंटू 10⁻1 और इंटू 5 डिवाइड बाई 3600, तो ये चला जाएगा ऊपर 3600। ठीक है, तो यहां से देखो तो ये 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, तो और 10 इंटू 10⁻1 कंप्लीटली 1, तो ये सिंपली आपके पास हो जाएगा 6.62 और इंटू का 36 और इंटू का 10 टू पावर। ठीक है, यहां से देखो तो आपके पास है माइनस का 34। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा माइनस का 32। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट 7 लेके मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट मैंने 7 लेके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 और 7 इंटू 3 21, 21 और 4 हो जाएगा 25 और इंटू 10⁻²। ठीक है, तो अगर आप यहां देखो तो इसको मैं लिख रहा हूं 2.52 और इंटू माइनस का 30, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अच्छा ठीक है, यहाँ पर सबके पावर में माइनस है पहली बात तो। ठीक है, ये -10 -30 -20 और -40। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 10⁻³ मीटर के ऑर्डर का होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो ये क्या कर रहा है, फॉर डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये होता है कितना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h/2π अंडर द। ठीक है, और आपका डी इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन है मतलब L इक्वल कितना है तो 2। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा h/2π और ये हो जाएगा आपके पास 2 और इंटू का 2 + 1, तो ये आपके पास हो जाएगा √6 और h/2π। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सब पे पाई भी है नीचे। ठीक है, ये पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ टू हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब अ फोटॉन बट नॉट इमिट अ फोटॉन। तो सबसे पहले बात है समझो कि फोटॉन इमिट कब होता है, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी सेल में कोई चीज आती है। ठीक है, मतलब समझना, इमिट अ फोटॉन तब होता है, ठीक है, इमिट अ फोटॉन तब होता है जब आप हायर से लोअर में आओ। ठीक है, जब ट्रांजिशन कहां से कहां में हो, हायर टू लोअर में हो। ठीक है, तब उसमें होता है इमिशन। ठीक है, और अगर लोअर टू हायर में हो रहा हो, ठीक है, अगर लोअर टू हायर में हो रहा हो तो वहां पर होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर यहां पर देखो तो ये कह रहा है कि एटम टू एब्जॉर्ब तो कर सकता है फोटॉन लेकिन इमिट नहीं कर सकता। अगर आप 1s के लिए देखो तो यहां पर n इक्वल टू ही 1 है, इसके ऊपर सेल ही नहीं है। इसका मतलब कि ये जैसे यहां पर देखो तो यहां पर n इक्वल टू 3 था, तो यहां पर इमिशन हो सकता था क्योंकि तीन एनर्जी सेल थे आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन किसी में होकर के लोअर एनर्जी सेल में आकर के इमिशन कर सकता था फोटॉन का। यहां भी कर सकता था क्योंकि एटलीस्ट n इक्वल टू 2 तो था, तो 2 से 1 पर आ सकता था, यहां भी 2 से 1 पर आ सकता था, लेकिन यहां पर नहीं। तो यहां पर केवल n इक्वल टू 1 पर वो हाई एनर्जी सेल में जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ठीक है, और ये अपना लास्ट एग्जांपल है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इफ द नाइट्रोजन एटम हैड एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7, ठीक है, इट वुड हैव एनर्जी लोअर देन दैट ऑफ द नॉर्मल ग्राउंड स्टेट बिकॉज द इलेक्ट्रॉन वुड क्लोजर टू द न्यूक्लियस एट 1s7 इज नॉट ऑब्जर्व्ड बिकॉज इट इज
ये क्या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है आपको कि आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो मैक्स टू मैक्स, एक अपवर्ड स्पिन के साथ और एक डाउनवर्ड स्पिन के साथ, इसीलिए आप इसको नहीं कर सकते। समझ रहे हो? मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन।